तो चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स वो चालू करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स कहने का मतलब आपका पानी कैसा रहेगा जी? रेस्ट कंडीशन में रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है जी, आपका तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, बस वही है। 5-4 टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था, वो मैं धीरे धीरे बात करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला चीज़ में जो मैंने लिखा था कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वही आज हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये मेरा पहला टॉपिक था, उस पर हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन किसका देना है पीयूष? फ्लूइड का देना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं व्हाट इज फ्लूइड, अच्छे से बात करते हैं इसमें। ठीक है, बात करें। सो फ्लूइड जो कि सबको मालूम है क्या होता है। सबसे पहली बात तो लिक्विड और गैस जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, और मैटर्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, उस मैटर्स में लिक्विड और गैस में क्या होती है? फ्लो होने की एबिलिटी होती है। मतलब फ्लूइड कहने का मतलब क्या है? लिक्विड और गैस दोनों ही है। समझ आए? तो पहला डेफिनेशन क्या है जिसमें फ्लो होने की क्या हो? पहला डेफिनेशन सरल, एकदम सरल, जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो। इसको मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ये तो मैं शॉर्ट में लिख रहा, नोट से यहाँ लिखवा दूंगा। ठीक है, जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो वो क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। अब समझिए मेरी बात, आराम से समझिए। इस फ्लूइड वो सब्सटेंस होगा, सुनते रहना यार, लिखना उतना बाद में, रुक जाओ। फ्लूइड वो सब्सटेंस होगा जिसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन। मतलब इसका क्या मतलब है सर कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन? मतलब आप उसमें जब फोर्स लगाएंगे फ्लूइड में तो वो उसको रजिस्ट नहीं करेगा। रजिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स, जैसे कि इसमें ये बॉडी है, कौन सी बॉडी है? सॉलिड बॉडी है ना। फोर्स लगा रहा हूँ, टूट रहा है क्या ये नहीं टूटेगा क्या? कभी टूट जाएगा ना, इसी टेंसाइल लोड से टूटेगा ना। अभी क्यों नहीं टूट रहा है? रजिस्ट कर पा रहा है, जितना लोड मैं इसमें लगा रहा हूं उसको रजिस्ट कर पा रहा है। ये टेंसाइल फोर्स हो गया। कंप्रेसिव फोर्स, टूट रहा है क्या? मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं क्या? लगा रहा हूं, लेकिन टूट रहा है क्या? क्यों नहीं टूट रहा है? बिकॉज रजिस्ट कर रहा है। अरे रजिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार? इसी कंप्रेसिव लोड में अगर मशीन के नीचे रख दूंगा, यूटीएम मशीन के अंदर, तो टूट नहीं जाएगा क्या? ये तुरंत ही टूट जाएगा। ज्यादा लोड लगे टूट जाएगा ना। कंप्रेसिव फोर्स में भी, टेंसाइल फोर्स में भी टूट सकता है, अभी नहीं टूट रहा है। कंप्रेसिव फोर्स में भी टूट सकता है, अभी नहीं टूट रहा है। सही बात है। ये शियर लगा रहा हूँ, शियर फोर्स क्या होता है यार, पता है कि नहीं? टेंजेंशियली जो एक्ट करता है, पैरेलली एक्ट करता है, ऐसा ये होता है शियर फोर्स। अभी मैंने टेंसाइल फोर्स के बारे में बात किया, फिर मैंने कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बात किया, उसके बाद मैं शियर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शियर के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ से भी फेल हो सकता है, बट अभी फेल नहीं हो रहा है। फेल क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जितना मैं लोड लगा रहा हूँ उसको वो रोक ले रहा है, उसकी एबिलिटी है उतना वो सहन कर पा रहा है। सही बात है ना जी। लेकिन एक लिमिट से एक्सीड कर जाऊंगा तो वो टूट जाएगा तीनों ही लोड में, चाहे वो टेंसाइल लोड हो, चाहे कंप्रेसिव लोड हो, चाहे वो क्या हो, शियर हो। सुन रहे हो मेरी बात? यही तो डिफरेंस क्रिएट करता है फ्लूइड और सॉलिड में। तो देखो फ्लूइड जो सॉलिड है वो तीनों ही लोड को रजिस्ट कर रहा है। टेंसाइल लोड को भी रजिस्ट कर रहा है, कंप्रेसिव को भी रजिस्ट कर रहा है, और शियर को भी रजिस्ट कर रहा है। सही बात है कि नहीं यार? इतनी बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात। अगर मैं फ्लूइड की अगर बात करूं, यहाँ से अब क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे यार। इंट्रोडक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ध्यान देते रहना। अगर फ्लूइड रुका हुआ रहेगा, ध्यान देना, अगर फ्लूइड रुका हुआ है और उसमें तुम फोर्स लगाओगे, फ्लूइड अगर रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में है, उसमें जब तुम फोर्स लगाओगे, और ये फोर्स ऑलवेज कौन सा फोर्स होगा? शियर फोर्स होगा। सुनना, जब भी मैं बात करूंगा कि मैं फ्लूइड पे फोर्स लगा रहा, तो वो फोर्स ऑलवेज क्या होगा? शियर होगा। तुम देख लो ना, कैसे भी फोर्स लगाओगे, जैसे इसको तुम एक तो ऐसे नीचे का गिरा सकते हो, तो उस पर जैसे नीचे जब जाएगा लाइक दिस, तो उसके ऐसे ही फोर्स लगेगा उसमें। तुम उसको बाहर निकालो चाहोगे, या फिर तुम उसको इधर से करोगे, जैसे भी करोगे, ऐसे इधर अपने हाथ से तुम इसको करोगे तो ऑलवेज में टेंजेंशियली फोर्स ही लगेगा। ये समझ रहे हो यार? तुम उसको ऐसे काटोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, जैसा भी करोगे फ्लूइड में ऑलवेज कौन सा फोर्स लगेगा? शियर फोर्स ही लगेगा। शियर फोर्स मतलब उस प्लेन के क्या होगा? पैरेलल होगा। सुनते हो यार, बात समझते हो? तो आप ये समझिए कि फ्लूइड में फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स ऑलवेज वो कौन सा फोर्स होगा? शियर फोर्स होगा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड बॉडी है उसमें जब तुम शियर फोर्स लगाओगे तो वो उसको क्या करता है? रजिस्ट करता है। रजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन
आपका जो फ्लूइड है वो कितना भी अमाउंट हो, चाहे छोटा अमाउंट हो, थोड़ा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, ऑब्वियसली बात है बड़ा अमाउंट है तो उसको क्या ही रजिस्ट कर पाएगा, कितना भी अमाउंट हो, छोटे से छोटा कितना भी फोर्स लगा लो वो उसको कभी भी क्या नहीं करेगा जी, रजिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? अगर फ्लूइड रुका हुआ है, जो बोल रहा हूँ एक टर्म को ध्यान रखिएगा, अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है और उसमें तुम फोर्स लगा रहे हो, अब जब भी मैं फोर्स लगाने की बात करूँगा वो फोर्स कौन सा लगेगा जी, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स का अमाउंट कितना भी हो वो उसको कभी भी क्या नहीं करेगा, रजिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स रजिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स उसके अंदर क्या नहीं आएगा, शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। ये सॉलिड है, सुनना, ये अप्लाइड फोर्स है यार, ये अप्लाइड फोर्स है ना। अब जैसे मैं इसमें फोर्स लगा रहा था इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, दैट मीन्स एक और फोर्स ये इसके अंदर से आ रहा था। तुम जैसा फोर्स लगाओगे वैसे ही वो रजिस्ट करता है ना यार। अरे मेरे भाई तुम इधर फोर्स लगाओगे तो इधर आता है कि नहीं आता है रिएक्शन यार। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब किसी बॉडी पे आते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है यार, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स टेंजेंशियली पैरेलली किसी सरफेस पे एक्ट करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस। तो सॉलिड में शियर स्ट्रेस आएगा, लेकिन शियर फोर्स लगाओगे तो सॉलिड में शियर स्ट्रेस आएगा, लेकिन किसी फ्लूइड में फोर्स दैट मीन शियर फोर्स लगाओगे तो वो कभी भी उसको अपोज नहीं करेगा। मतलब जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो आ रहा है, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, तो ऑलवेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0। चाहे कितने भी अमाउंट का फोर्स लगाओ, छोटे से छोटा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि आपका जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, अब कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, मतलब समझ पा रहे हो यार, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, दैट मीन्स वो उसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, वो रजिस्ट ही नहीं करता ना, सॉलिड रजिस्ट करता है लेकिन फ्लूइड उसको रजिस्ट ही नहीं करता, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ में आया क्या? कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स जब उसमें आप फोर्स लगाओगे तो वो रजिस्ट ही नहीं करेगा, जितना थोड़ा भी फोर्स लगाओगे वो बह जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूसली। समझ में आया? पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में हो तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कौन सा स्ट्रेस आएगा अगर स्टैटिक कंडीशन में होगा तो ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेस। समझना, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहता है तो जिस सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो जब भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहता है तो जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में रहता है उसके साथ कौन सा फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स। ऑलवेज नॉर्मल, यही परपेंडिकुलर बोल दो, यस नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, जो बोलना बोलो, परपेंडिकुलर फोर्स। जब भी फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो स्ट्रेस की अगर बात करो तो स्ट्रेस भी कौन सा आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में जो आया वो ये आ रहा है क्या, कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी और सिर्फ कौन सा स्ट्रेस आएगा, ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेस। अरे सुन रहे हो, फ्लूइड अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो उस पर शियर स्ट्रेस 0 होता है ऑलवेज, और सिर्फ क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस। यही फ्लूइड जब मोशन में आ जाएगा, जब फ्लूइड मोशन में आएगा तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी क्या, नहीं। जब फ्लूइड मोशन में आएगा तो ड्यू टू विस्कोसिटी, टाइम हो रहा होगा तो चले जाना आप, है ना। अगर फ्लूइड अगर मोशन में आएगा, ध्यान देना, फ्लूइड अगर मोशन में होगा तो उसके लेयर्स के पीछे विस्कोसिटी होगी। अभी विस्कोसिटी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बताऊंगा। तो जब फ्लूइड मोशन में आएगा तो उसके लेयर्स के बीच विस्कोसिटी होगी, ध्यान देना। ऐसा ये लेयर है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ध्यान देना, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और विस्कोसिटी फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड के फ्लो को रजिस्ट करती है, रजिस्ट करेगी, दैट मीन्स इधर एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। कैसे सर, अपने आप? अरे हाँ ना भाई, इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करेंगे तो वहां पर क्या जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो जब फ्लूइड फ्लो में होगा, मोशन में होगा तो शियर स्ट्रेस आएगा, बट जब वो रेस्ट कंडीशन में होगा तो ऑलवेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0, और सिर्फ कौन सा स्ट्रेस लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। इतनी बात समझ में आई क्या, कि फ्लूइड जिसमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, जो वो सब्सटेंस जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है, दैट मीन्स वो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं करता है, शियर फोर्स को रजिस्ट नहीं करता है। इतनी बात समझ में आई जी? अब समझिए और आगे। इस फ्लूइड में ध्यान देना, इस फ्लूइड में आपको कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन तो बता दिया, डिफॉर्म होता है ना, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब, कंटिन्यूसली इसका मतलब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आया सर, बताता हूँ, समझिए।
हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या समझिए, ध्यान देना। देखो दो अप्रोच होते हैं यार पढ़ने के, है ना, मतलब चाहे तुम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लो। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, सुनो तुम लिखना बाद में मिस्टर, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है और एक क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब, माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब एक एक मॉलिक्यूल्स पे हम बात करें। अगर फ्लूइड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना यार, एक एक मॉलिक्यूल्स पे बात करें। अब मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब एक एवरेज मास पे अगर हम बात कर लें और पूरे फ्लूइड के बारे में बता दें, समझ रहे हो यार। सो हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो कौन से लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक पे देखते हैं, माइक्रो पे नहीं देखते। किस पे देखते हैं, मैक्रो पे देखते हैं, ध्यान देना। सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, सरल शब्दों में समझाना, उसको समझिएगा। लॉ ऑफ कंटिन्यूम को फॉलो करता है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूम आपको बताता हूँ, आराम से समझिए। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सरल शब्दों में मतलब है कि ब्रेकआउट नहीं होगा फ्लूइड। अरे हाँ ना, ऐसा ब्रेक नहीं मिलेगा आपको ऐसा। या फिर जैसे कि मुझे यहाँ पर पानी चाहिए यार, पानी मुझे पीना है, मान के चलो गिलास लेके खड़ा हो। सो सरल शब्दों में समझा रहा है उसको, ऐसा मत लेना। गिलास लेके खड़ा हो तो पानी रुक रुक के नहीं आ रहा है, सरल शब्दों में पानी एक साथ चालू किया और पानी कंटिन्यूसली आ रहा है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो यार। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरल शब्दों में ये समझ में आया कि ब्रेक नहीं होगा। जैसे पानी अगर आएगा तो पहले इतना पानी आ जाएगा, फिर थोड़ा रुक जाएगा, फिर दूसरा पानी आएगा, पार्टिकल ऐसा नहीं होगा, फिर तीसरा पानी आएगा, ऐसा होगा क्या, फिर चौथा पानी आएगा, ऐसा होगा क्या, रुक रुक के। समझ रहे हो यार, ऐसा नहीं होगा। किसमें, फ्लूइड में। सो फ्लूइड में क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सुनना मेरी बात, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है मतलब ये लॉ ऑफ कंटिन्यूम को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है उसको समझना। एग्जाम में आया कि फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूम को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो कंटिन्यूम को फॉलो करता है। सो लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है, ध्यान देना, कि किसी भी फ्लूइड किसी भी मैटर में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तभी देखने को मिलेगा जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर्स के बीच जो वो है डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो क्या होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो यार। दो मॉलिक्यूल, कोई भी एक जैसे फ्लूइड पार्टिकल है, उसके मॉलिक्यूल्स है इंटरमॉलिक्यूलर, उनके बीच का डिस्टेंस अगर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, वो बहुत पास होंगे। जैसे गैस में अगर मैं बात करूं, कंटेनर में गैस रख दूं 1 kg और 1 kg पानी रख दूं तो पानी यहाँ तक आएगा और गैस तो पूरा फैल जाता है ना यार, 1 kg गैस। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। सो लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है कि किसी भी मैटर का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा कब, जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, जब वो बहुत पास हो, कोई भी वाइड्स नहीं होगा इसमें। सुन रहे हो यार, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत पास अगर होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा मैटर में वो क्या मिलेगा, कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। समझ रहे हो यार। सो फ्लूइड को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या माना जाता है, एज अ कंटिन्यूम कंसीडर किया जाता है। दैट मींस इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, वो सब पास होंगे। अब जब पास होंगे तो कोई ऐसा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्लो देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई क्या। फ्लूइड में ऑलवेज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ये इसलिए बिकॉज हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्लूइड किसको कंसीडर करता है, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूम को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है कि किसी भी मैटर में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तभी देखने को मिलेगा जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। सीधी बात है, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो रुक के आएगा पानी, या फिर कोई भी मैटर रुक के आएगा। इतनी बात समझ में आई सरल शब्दों में कि फ्लूइड में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन अलग है। कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन मतलब जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसको रजिस्ट नहीं कर रहा है, बह जा रहा है, जितना भी फोर्स लगा रहा हूं बह जा रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। अरे कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन मतलब फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिल्कुल रुकावट नहीं है, एक साथ फ्लो होते जा रहा है। समझ में आया क्या। लॉ ऑफ कंटिन्यूम समझ में आया क्या बोलता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूम बोलता है कि कंटिन्यूस फ्लो तभी होगा किसी मैटर का जब उनके मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर से भी डिस्टेंस क्या हो, एकदम कम हो, नेग्लिजिबल हो। इतनी बात समझ में आई जी। अब ये ब्रेक कहाँ होता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूम, हाईली वैक्यूम अगर स्पेस है कहीं पर, लॉ ऑफ कंटिन्यूम ब्रेक कहाँ पर हो जाएगा, जहां पर क्या हो, हाईली वैक्यूम स्पेस पे, हाईली वैक्यूम स्पेस पे ब्रेक होता है। और दूसरा रेयरफाइड गैसेस में, जानते हो रेयरफाइड गैसेस क्या होता है। रेयरफाइड गैसेस जानते हैं,
हाँ, जहाँ पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर, प्रेशर बहुत कम हो जाए एटमॉस्फेयर प्रेशर से, ये कहाँ पर होता है? हाई एल्टीट्यूड में। क्या बोल रहे हो सर? अरे रेयरफाइड गैसेस कहाँ पर होंगी? जहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होगा। और ये कहाँ पॉसिबल है? हाई एल्टीट्यूड पे यार। हाई एल्टीट्यूड मतलब माउंटेन में चढ़ोगे तो वहाँ का प्रेशर क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंटिन्यूम ब्रेक हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? मिसाइल जब ऊपर जाएगा, उसकी स्टडी की जब करते हैं ऊपर, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंटिन्यूम थोड़ी ना काम करता है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। तो वहाँ रेयरफाइड गैसेस कहाँ पर मिलेंगी? जहाँ का प्रेशर कम होगा, कम होगा, कम होगा। किससे भाई? मेरे से, एटमॉस्फेयर से। समझे जी? तो अभी तक मैं आपको क्या बताया हूँ कि फ्लूइड मतलब फ्लो होने की एबिलिटी हो, लिक्विड और गैस होता है जी। दूसरा बताया हूँ कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा, ये डिपेंड ही नहीं करता कि कितने अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो आप, कितने भी अमाउंट का फोर्स लगाओ वो उसको रोकेगा ही नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आया है क्या, कि फ्लूइड अगर रुका हुआ रहेगा तो ऑलवेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेस लगेगा, वो कौन सा होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और चौथा चीज मैं आपको ये बताया हूँ क्या, कि फ्लूइड जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूस डिफॉर्म होगा, बिकॉज वो लॉ ऑफ कंटिन्यूम को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है कि किसी भी मैटर में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन तभी देखने को मिलेगा जब उनके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। और ये लॉ ऑफ कंटिन्यूम ब्रेक कब होता है? जब हाईली वैक्यूम स्पेस हो, या फिर रेयरफाइड गैसेस, कहने का मतलब आप हाई एल्टीट्यूड में अगर आप पहुंच जाए जहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। इतनी बात समझ में आई जी कि नहीं आई? अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये तो मैं आपको बता दिया, लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत। रुको ना, कर लेना, रुको एक मिनट। इधर देखो जी, इधर ये सॉलिड है जी, सुनना, और ये लिक्विड है जी, या फिर फ्लूइड है। सुनना, इधर देखो, देख रहे हो इधर? ये फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया जी? शियर फोर्स। टेंजेंशियल है ना, है कि नहीं है? टेंजेंशियल, हाँ, टेंजेंट है या फिर पैरेलल है, उस प्लेन के पैरेलल या फिर टेंजेंशियल बोलते हैं। फ्लूइड में भी टेंजेंशियल फोर्स लगाया, दोनों में क्या डिफरेंस होगा उसको समझिए। सॉलिड में अगर मैं T1 T0 टाइम पे अगर बात करा तो T0 टाइम ये है, फिर T0 टाइम, फिर T1 टाइम पे अगर बात करा, एक टाइम ले ले रहा है टाइम इंटरवल में, तो जैसे ही थोड़ा अमाउंट का फोर्स लगा है, थोड़ा उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिला, लाइक दिस। एकदम छोटे अमाउंट का फोर्स लगा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ उस फोर्स को, थोड़ा अमाउंट का फोर्स लगा है। फ्लूइड में भी सेम अमाउंट का फोर्स लगा है सेम टाइम पे। सो T0 टाइम पे कुछ नहीं कर रहा था, T1 टाइम में मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, तो यहाँ मान के चलो उसमें भी ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिला। सर बराबर है क्या? इतना मत सोचो ना यार, इसमें बराबर है क्या, इतना क्यों सोच रहे हो? बस डिफॉर्मेशन आया, इतना सोचो ना यार, कितना मेजर डिफॉर्मेशन आया, दोनों में डिफॉर्मेशन आया T1 टाइम पे जब लगाया। तो अब समझिए बात को। फिर T2 टाइम की अगर हम बात करें तो T2 टाइम में यहाँ आ गया, T0 टाइम, फिर T1 टाइम, फिर T2 टाइम। डिफॉर्म हो रहा है यार, फ्लूइड भी डिफॉर्म हो रहा है और सॉलिड भी डिफॉर्म हो रहा है। अलग कैसे होंगे दोनों? सॉलिड भी डिफॉर्म हो रहा है फोर्स लगाने से, और लिक्विड भी डिफॉर्म हो रहा है, अलग कैसे होंगे? तो ध्यान देना मेरी बात को, कि सॉलिड में इलास्टिसिटी पॉसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी की पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स इलास्टिसिटी क्या होता है? हाँ वापिस भाई, ये चाहिए, रबर नहीं चाहिए मेरे को। इलास्टिसिटी दैट मीन्स वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी बॉडी में है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। मतलब एक सर्टेन लोड ऑफ लिमिट तक अगर हम लोड को रिमूव करें, वो सर्टेन लोड ऑफ लिमिट जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं वहाँ पर बताया हूँ, है ना, वो सर्टेन लोड और लिमिट इलास्टिसिटी का रेंज आता है, वहाँ तक आता है। सो एक सर्टेन लोड तक हम लोड को लगा के अगर छोड़ दें तो जितना उसमें डिफॉर्मेशन दिखना है वो अपने आप को ओरिजिनल शेप में रिगेन कर लेगा। वो आँख से दिखेगा नहीं यार, स्टील में आँख से देख थोड़ी नहीं पाओगे यार, इतना बढ़ गया फिर जो अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, नेग्लिजिबल, आँख से नहीं देख पाओगे यार उसको, लेकिन होता है उसमें। इलास्टिसिटी क्या होता है जी? इलास्टिसिटी एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, उससे क्या होगा, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे एक सर्टेन लोड तक ना, ऐसा नहीं 50-100 एक सर्टेन लोड होगा, वो कैसे होता है वो मॉस में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो लोड इसमें तुम लगा रहे एक सर्टेन लोड, अब लोड को तुम रिमूव कर दोगे तो जो लोड लगाने से जिसमें डिफॉर्मेशन आया है, जो लेंथ में चेंज आया है, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। ये किस में पॉसिबल है?
सॉलिड में। तो सॉलिड में अगर ये इलास्टिसिटी, मतलब मान के चलो ये जो फोर्स लगाया हूँ वो इलास्टिक रेंज तक लगाया हूँ, तो जैसे ये फोर्स को मैं हटा देता, अगर मैं T1 टाइम पर बात कर रहा, यहाँ तक डिफॉर्मेशन आया, जैसे इस फोर्स को लगाता तो ये अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेता, रिगेन कर लेता, अगर ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन फ्लूइड में कभी ऐसा होगा क्या? फ्लूइड में इलास्टिसिटी आएगी क्या? नहीं आएगी। फ्लूइड में एक बार फोर्स लगाया, जो डिफॉर्मेशन हो गया वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, समझ रहे ना। और ये कौन सा डिफॉर्मेशन हो सकता है सॉलिड में? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो सकता है, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ में आया क्या? सो फोर्स लगाने से सॉलिड में टेम्पररी डिफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, अगर इलास्टिसिटी उसके अंदर है तो डिफॉर्म होकर फिर से अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर सकता है, वो रिगेन कर सकता है। बट फ्लूइड में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कितने भी अमाउंट का फोर्स लगाओगे, पहली बात तो वो उसको रजिस्ट नहीं करेगा, और उसके बाद रजिस्ट नहीं करेगा, जितना भी फोर्स लगाओगे वो डिफॉर्म हो जाएगा। और ये जो डिफॉर्मेशन आया वो ऑलवेज परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज फ्लूइड में इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। डिफॉर्म कहने का मतलब उसके लेंथ में बढ़ जाना नहीं यार, एक दूसरा शेप चेंज कर लेना, इट्स कॉल्ड डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कहने का मतलब है, ये डिफॉर्मेशन कहने का मतलब ऐसी थोड़ी ना होता है, एक बार है वो 5 सेंटीमीटर का है, फिर वो 6 सेंटीमीटर हो गया तो 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन है, यही डिफॉर्मेशन थोड़ी ना, वो अपना शेप चेंज कर लिया है ना, वो भी तो डिफॉर्मेशन है ना भाई। समझ में आया कि सॉलिड से कैसे अलग है फ्लूइड। फ्लूइड में कोई इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगा, कोई ऐसा टेम्पररी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें ऑलवेज परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। डिफॉर्मेशन का डायरेक्ट मीन्स शेप में चेंज। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? जब इस रेस्ट कंडीशन में होगा तो कौन सा स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होगा फ्लूइड? नॉर्मल, ऑलवेज शियर स्ट्रेस ऑलवेज क्या होगा? 0। बट जब फ्लूइड फ्लो में होगा, मोशन में होगा, तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस आएगा। कौन से फ्लूइड में नहीं आएगा जब वो मोशन में होगा? तो आइडियल फ्लूइड जब होगा तो उसके अंदर तो शियर विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी के कारण ही शियर स्ट्रेस आता है। ये आपको पिक्चर और धीरे धीरे मैं क्लियर करते भी चलूंगा। फ्लूइड आपका जबरदस्त सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें हम आप लिखते हैं धीरे धीरे। चलिए लिखते हैं, 5 चीज़ें लिख लेते हैं।